हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की विषय वस्तु को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मैं आप सभी लोगों को यह बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम की विषय वस्तु क्या है और हमें क्या पढ़ना है। जैसा कि आप सभी लोगों को यह पता ही होगा कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले हमें भली-भांति उस परीक्षा के पैटर्न एवं विषय वस्तु को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे हमारी तैयारी दिशानुकूल हो सके और परिणाम भी पॉजिटिव रहे। क्योंकि आज के समय में अधिकतर विद्यार्थी जब तैयारी शुरू करते हैं तो वे काफ़ी समय तक यह समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम अपने समय को किस तरह से मैनेज करें और उस समय के हिसाब से हम चलें, तथा सिलेबस जो आपका होता है यानी कि विषय वस्तु, उसे हमें भली-भांति समझ लेना चाहिए और दिशानुकूल तैयारी करनी चाहिए। तो आप लोग को मैं भी यही बता रहा हूँ कि अधिकतर विद्यार्थी जब शुरुआती दौर में एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और पढ़ाई में लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन जब दिशा विहीन तैयारी करते हैं तो उनको समय काफ़ी देना पड़ता है, जिससे कई सारी दिक्कतें आती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने ऐसी मुसीबतें ना आएँ, और समय का तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो मैं आप सभी के बीच आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का विषय वस्तु लेकर आया हूँ, जो आप सभी के बीच मैं चर्चा करूँगा, और मैं यह बताने की कोशिश करूँगा कि इस विषय वस्तु में किस सब्जेक्ट पर कितना आपको फोकस करना है और उसमें क्या-क्या पढ़ना है। तो आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और सभी आरओ के सिलेबस को समझ सकें। तो समय बर्बाद न करते हुए आइए एक बार हम आप सभी के बीच इस पीपीटी के माध्यम से विषय वस्तु की चर्चा करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि परीक्षा की प्रकृति कैसी है और हमें क्या पढ़ना है। तो आप देख रहे होंगे, इसमें अब मैं आपको बताऊंगा इसकी प्रकृति कैसी है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, दो पेपर दिख रहे होंगे। पहला पेपर है जनरल स्टडीज का, जो ऑब्जेक्टिव प्रकार का होगा, और दूसरा है सामान्य हिंदी का। तो पहला जो पेपर होता है वह आपका जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन का है, और दूसरा आपका है सामान्य हिंदी का। इसका समय क्या है? तो जनरल स्टडीज का समय आपका है 2 घंटे का, जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे 140 और मैक्सिमम मार्क्स होगा 140। और इसी तरह आपका सामान्य हिंदी का जो पेपर है वह 1 घंटे का होगा, और इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 60, मैक्सिमम मार्क्स है 60। तो आप ये समझ चुके होंगे कि हमें जो टाइम मिलेगा वह जनरल स्टडीज में यानी कि सामान्य अध्ययन में 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और सामान्य हिंदी में 1 घंटे का। तो टोटल हो गया 3 घंटा। लेकिन हमें क्वेश्चन देख लीजिए कितना करना होता है। सामान्य अध्ययन में 140 और सामान्य हिंदी में 60 क्वेश्चन, यानी कि 200 हो गए। तो टोटल समय आपका है 3 घंटे और क्वेश्चन है 200, और मैक्सिमम मार्क्स भी आपका 200 है। तो आप लोग ये भली बात समझ लीजिए कि इस एग्ज़ाम में आप जितना अधिक से अधिक नंबर उठा लेंगे, उतने ही आपके सफल होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि सामान्य अध्ययन का
जो पेपर होता है 2 घंटे का, उसमें हमें क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें आप देख रहे होंगे, ये जो आपका पहला टॉपिक है सामान्य विज्ञान का, तो इसमें हम देखते हैं क्या-क्या पढ़ना होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, सामान्य विज्ञान को हम 3 पार्ट में बाँट देते हैं। पहला होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है रासायनिक विज्ञान और तीसरा होता है जीव विज्ञान। हाँ, एक बात और है, आप सभी को बता दे रहा हूँ, इसमें आपको तीनों पढ़ने होते हैं। पोर्शन को पढ़ लेंगे तो आपका काम हो सकता है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आपका जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान को आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो विज्ञान का काम आप अच्छे से जितने भी क्वेश्चन आएँगे उसको हैंडल कर सकते हैं। और अगर भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान भी पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ये दोनों छोड़ सकते हैं। ये हमारी तरफ से आपको सुझाव है कि आप इन दोनों को छोड़ सकते हैं, इसके बिना भी आपका काम हो सकता है, लेकिन जीव विज्ञान आप नहीं छोड़ सकते। और दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा हम देखते हैं कि भारत का इतिहास है। भारत का इतिहास का मतलब ये हुआ कि इसमें आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ना होगा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ना होगा और आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ना होगा। तो ये तीनों ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका वेटेज काफ़ी हाई है, तो आपको इसको तीनों अच्छे से पढ़ना होगा। तो इसका वेटेज हाई है। हाँ, अगर इसमें से भी आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, तो मैं तो कहूँगा आधुनिक भारत का इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वो अकेले आपको 15 से 20 क्वेश्चन दे सकता है। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को, यानी कि आधुनिक भारत इतिहास को अच्छे से पढ़ना होगा। इसका आपके पास कोई विकल्प नहीं है, इसको आपको पढ़ना ही होगा। जैसा कि आप तीसरा भी टॉपिक देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये भी भारतीय इतिहास का ही पार्ट है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गणना हम लोग करते हैं 1857 की क्रांति से लेके भारत की आज़ादी के पूर्व तक का समय को। तो इसमें जो प्रमुख विद्रोह हुए हैं, उन्हें हम काउंट करते हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ते हैं। तो आप सभी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आधुनिक भारत के इतिहास में इसकी क्वेश्चन की बात की जाए, तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाते हैं। तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। और चौथा आप देखते हैं भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। तो इसमें जो संस्कृति का ये पार्ट है, ये तो आप सभी को पता होगा हिस्ट्री का पार्ट है कि हमारी संस्कृति क्या है, कैसी है। तो ये हिस्ट्री में पढ़े होंगे ही आप, लेकिन आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा। और भारतीय राज्यतंत्र यानी कि संविधान, इसमें हमें संविधान को पढ़ना होता है। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, डीपीएसपी क्या है, और कार्यपालिका हमारा कैसे कार्य करती है, व्यवस्थापिका कैसे कार्य करती है, न्यायपालिका कैसे कार्य करती है। तो ये सब पढ़ना है। अर्थव्यवस्था तो आप जानते ही, इकोनॉमी के सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। 5वां आपका यहाँ दिया है भारतीय कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य। तो आप भारतीय कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य में यह देखेंगे कि भारतीय कृषि में क्या-क्या नए प्रयोग हो रहे हैं, क्या योजनाएं लाई जा रही हैं, और भारतीय कृषि में उत्पादन कितना है, और उस उत्पादन से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वो आपको पढ़ लेना है। जैसे भारत चावल के उत्पादन किस स्थान पर है, गेहूं के उत्पादन किस स्थान पे है, दाल के उत्पादन किस स्थान पे है। इसी तरह से आपको जितने भी और जो योजनाएं गवर्नमेंट ला रही कृषि संबंधित, वो आप देख लीजिएगा। इसी तरह वाणिज्य और व्यापार भी इसी में आते हैं। तो अब छठा आप देखेंगे जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण। और ये देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, यानी कि जनसंख्या जो है और पर्यावरण जो है और नगरीकरण, ये तीनों आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। तो आपको पता हो गया होगा। और 7वां टॉपिक आपका क्या है, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। तो आप
अगर इसमें कुछ छोड़ना चाहते हैं तो विश्व का भूगोल आप छोड़ सकते हैं, लेकिन भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन अवश्य पढ़ लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर पढ़ सकते हैं तो विश्व भूगोल में आप एक बार मैपिंग देख लीजिएगा, और ऐसी मैपिंग देख लीजिएगा जो वर्तमान टाइम पे चर्चा का विषय रहा है। जैसे इस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया, तो इससे लगते जितनी भी बाउंड्री हैं वो आप देख लीजिए, इसकी राजधानी क्या है ये देख लीजिएगा, और इन दोनों के युद्ध में किस देश का कितना इन्वॉल्वेंस है ये देख लीजिएगा, अमेरिका किस तरह यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है, ये सब आप देख लीजिएगा अच्छे से, तो आपका ये भी काम हो जाएगा। 8वें नंबर पे जो आता है टॉपिक, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसका वेटेज तो आप भारत के इतिहास की तरह मान के चलिए, ये भी कम से कम आपको क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन देता है। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और इसमें आपको जो पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गई, तो आजकल आप देख रहे हैं कॉलेजियम प्रणाली को लेके सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच विवाद बना हुआ है। तो इसी तरह से जैसे पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच सदैव विवाद बना रहता है, और दिल्ली में आप देख ही रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी हैं, और वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा उनको उपराज्यपाल के माध्यम से काम नहीं करने दे रही है। तो आप 1 साल पीछे से लेके अभी तक जितने भी घटनाक्रम हुए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, वो अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। जैसे विविध हो गया, खेल हो गया, ये सब भी आप देख लीजिएगा। और अब आते हैं 9वां में क्या है, सामान्य बौद्धिक क्षमता, यानी कि इसमें आपको वो ये जानना चाहता है एग्जामिनर कि आपकी मेंटल एबिलिटी यानी कि बौद्धिक क्षमता कैसी है। तो इसमें आपसे मैथ के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जो आप किसी सोर्स का सहारा लेके पढ़ लीजिएगा। और आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, यानी कि नॉर्मल जानकारी नहीं चाहिए, विशिष्ट जानकारी चाहिए। तो आपको पता है कि यह यूपी का एग्जाम है, तो यूपी की शिक्षा पद्धति कैसी है, उसमें किन किन योजनाओं को गवर्नमेंट द्वारा लागू किया जा रहा है, और किन योजनाओं के लिए कितना पैसा यूज किया जा रहा है, ये सब आप जान लीजिए। और किस योजना में क्या लाभार्थी को फायदा होने वाला है ये देख लीजिएगा। इसी तरह संस्कृति तो आप भारत की संस्कृति पढ़ेंगे तो यूपी की संस्कृति उसमें पढ़ेंगे ही, लेकिन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। कृषि वही है जो भारत की कृषि है, भारतीय कृषि में पूरे राज्यों का ब्यौरा होगा, इसमें केवल यूपी का होगा, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। उद्योग, व्यापार, रहन सहन हो गया। अब सामाजिक प्रथा, जैसे सामाजिक प्रथा में आप स्पेसिफिक लोग क्षेत्र जो होते हैं वहाँ आप देखेंगे कि कुछ विशेष कल्चर होते हैं, जैसे थारू जनजाति दिवाली को शौक के रूप में मनाती है, तो उसका एक विस्तृत क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन उस विशेष क्षेत्र में वो कल्चर माना जाएगा, यानी कि सामाजिक प्रथा मानी जाएगी। तो ऐसे ही और भी जनजातियाँ कुछ न कुछ अपने तरीके से मनाती हैं। जैसे मथुरा में ये लठमार होली मनाई जाती है, तो ये उसका सामाजिक प्रथा है। तो आप सामान्य अध्ययन की विषय वस्तु समझ चुके हैं और उसमें आप जान चुके हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो समय को बर्बाद न करते हुए हम आइए देखते हैं दूसरे पेपर में, जिसमें हमें ये जानना है कि सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। तो सामान्य हिंदी का जो पेपर होगा वो 60 क्वेश्चन का होगा और मैक्सिमम मार्क है 60। तो इसमें 6 टॉपिक दिए हैं, जिनमें से प्रत्येक टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन होंगे, 10-10 अंक मिलेंगे। तो पहला आपका टॉपिक है विलोम, जो कि आप बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो विलोम में क्या पढ़ना होता है हमें? विलोम का मतलब ये होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। तो इसमें हमें ये देखना होता है, जैसे राजा हो गया, तो राजा का विलोम क्या होता है?
रानी। और क्या होता है? रंग। इसी तरह जैसे दिन हो गया, दिन का विलोम क्या हो गया? रात। इसी तरह से सभी जितने भी विलोम शब्द हैं वो आपको पढ़ने होंगे। तो अभी तो मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आप सभी के बीच एक एक टॉपिक उठाऊंगा और उसके जितने भी पोर्शन होंगे उसको मैं आपके बीच उपस्थित करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको सफल होने में मदद मिल सके और आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें। अब दूसरा क्या है? वाक्य मूर्त वर्तनी शुद्धि। इसमें क्या पढ़ना होता है? इसमें यह देखना होता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। आपको इसी तरह पूछा जाए क्वेश्चन, जैसे दे दिया जाएगा राम बाजार जाती है, तो इसमें आपको ये पता करना होगा कि इसमें क्या अशुद्धि है। तो इसमें आप देख रहे होंगे राम बाजार जाती है, जबकि राम एक पुल्लिंग है, तो आपको यहाँ जाती नहीं है होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए जाता है। तो ये जाता है जो ही अशुद्ध है, अशुद्धि है। तो इसी तरह एक वर्ड भी अशुद्ध होता है, तो ये जाती है नहीं जाता है होना चाहिए। ये वर्ड की दृष्टि से भी गलत है, राम बाजार जाती है उस दृष्टि से भी गलत है। अब हम तीसरा क्या देखेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे अजय हो गया, तो अजय का मतलब ये होता है जिसे पराजित न किया जा सके। और दूसरा जैसे निर्भय, जिसे किसी से डर न हो। तो इस तरह से अनेक शब्दों के एक शब्द होते हैं। अब चौथा टॉपिक क्या है आपका? तद्भव और तत्सम। तो इसमें हम क्या देखेंगे? तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं, और तद्भव शब्द जो होते हैं वो संस्कृत का रूपांतरण होते हैं। तो ये सब आपको पढ़ने होंगे। इसी तरह आपका विशेष और विशेषण भी है और पर्यायवाची शब्द भी है। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। आपको पता चल चुका होगा कि सामान्य हिंदी में हमें क्या पढ़ना है। और हाँ, अगर सामान्य हिंदी के लिए आप कुछ पढ़ना चाहते हैं या सोर्स आपको चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है सामान्य हिंदी की, उसे आप ले लेंगे तो उससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर और बढ़िया चाहिए तो पृथ्वीनाथ पांडे तो बेस्ट बुक है, वो आप ले लेंगे तो वो तो मतलब उसका कोई जोड़ नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है, आप आदित्य पब्लिकेशन ले लीजिए या पृथ्वीनाथ पांडे ले लीजिए। और इसी तरह अगर आपको सामान्य अध्ययन का पढ़ना है, सारे सिलेबस के जो टॉपिक हैं, तो आप एक छोटी सी कोई बुक लेना हो तो आप लूसेंट ले सकते हैं पढ़ने के लिए। लूसेंट से आपका काम हो सकता है। हाँ, ये है कि ये जो 8वां टॉपिक है, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ये इसके लिए आपको एक अलग से घटना चक्र की वार्षिकी लेनी होगी। तो आप उसको ले लीजिए और अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। समय आपका ज़्यादा बचा नहीं है, तो अगर अभी से आप लग जाएंगे तो आपको सफलता सुनिश्चित करने में आसानी होगी। बाकी आगे मैं आपको इसी विषय वस्तु का कोई एक टॉपिक उठाऊंगा और उससे संबंधित जितने भी सब टॉपिक होंगे उस पर चर्चा करूंगा और आपको सरल से सरल रूप में बताने की या पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके सफलता को सुनिश्चित करने में आसानी हो सके। तो दोस्तों, हमारा ये लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इससे फ़ायदा हो सके और हम भी आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब से मोटिवेट होंगे, जिससे हमारा हौसला अफजाई होगा और हम चाहेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकें। चलते हैं दोस्तों, तो आज का लेक्चर इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में।